आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है विजय जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कोई कहानी नहीं बल्कि मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है जो आज से लगभग 15 से 16 साल पहले घटी थी। उस समय मैं अपने गांव में रहा करता था। उस समय हमारा गांव काफ़ी छोटा और चारों तरफ से खेत और जंगलों से घिरा हुआ था। उस समय हमारे गांव में ना तो बिजली की सुविधा थी और ना ही रोजगार की। जिनका गांव का सभी लोग खेती किया करते थे और खेती करके ही अपना घर परिवार चलाया करते थे। खैर, हुआ कुछ यूँ था कि एक शाम मैं और मेरे बाकी के 2-3 दोस्त गांव के चौक पर बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी हमारा एक और दोस्त श्याम भागता हुआ हमारे पास आया और बोला, यार 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 मुरारी काका आप इस दुनिया में नहीं रहे। श्याम की बात सुनकर हम अचानक चौंक कर खड़े हो गए क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था कि श्याम बोल क्या रहा है, क्योंकि मुरारी काका से तो आज दोपहर ही मेरी मुलाकात हुई थी, तब तो बिल्कुल ठीक थे। फिर इस पर मैंने श्याम से कहा, अरे यार ये क्या बोल रहा है तू? मुरारी काका कैसे? आज दोपहर को तो ही मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, तब तो बिल्कुल ठीक थे। पर इस पर श्याम ने कहा, हाँ यार, अचानक उनको हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। इस पर हम सभी दोस्त भागते हुए मुरारी काका के घर की ओर गए। उनके घर के बाहर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। इसके बाद हम सीधे मुरारी काका के घर के अंदर दाखिल हुए तो हाँ, सचमुच मुरारी काका नहीं रहे, बल्कि अब मुरारी काका की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और गांव के 2-4 लोग उनकी डेड बॉडी को घेर कर बैठे हुए थे। मुरारी काका का इस दुनिया में उनके अलावा और कोई भी नहीं था, वो अकेले ही थे, जिस कारण अब पूरी जिम्मेदारी हम सभी दोस्तों पर आ गई कि हमें उनका दाह संस्कार अच्छे से करें। हमारे गांव में एक नियम था कि डेड बॉडी को कोई भी ज़्यादा देर तक घर पर नहीं रखता, जिस कारण हम जुट गए मुरारी काका के दाह संस्कार की तैयारी में। सभी ने अपना काम बखूबी निभाया। इसके बाद सारी तैयारी करने के बाद हम मुरारी काका के डेड बॉडी को लेकर रात के 9:30 बजे शमशान घाट की तरफ निकल पड़े। रात का समय होने के कारण हम काफ़ी कम लोग ही थे। गिन चुनकर बस हम 11 जन लोग ही थे जो मुरारी काका की डेड बॉडी को लेकर शमशान जा रहे थे। हमारे गांव से शमशान घाट लगभग पैदल चलकर जाने में 1 से 1.5 घंटे का समय लगता था। ऊपर से हमें पैदल खेतों से होकर जाना पड़ता था। रात का समय है, ऊपर से खेतों की कच्ची पगडंडी जिस पर चलने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, मगर किया भी क्या जा सकता है। जैसे ही हम घर से बाहर निकले, हमें सबसे पहले अंधेरे ने चारों तरफ से घेर लिया। ऊपर से वो रात एक अमावस की रात थी जिसका आसमान पर कहीं भी चांद दिखाई नहीं पड़ रहा था, जिस कारण आसपास का माहौल और भी ज़्यादा अंधेरे में डूबा हुआ था। हम बस एक लालटेन लेकर ही अपने साथ और 1-2 टॉर्च लाइट लेकर शमशान की तरफ बढ़ रहे थे। ऊपर से चारों तरफ सन्नाटा इतना फैला हुआ था कि हमारे चलने की आवाज़ उस सन्नाटे में काफ़ी तेज सुनाई पड़ रही थी। सबसे पहले श्यामू लालटेन लेकर आगे आगे चल रहा था और हम उसके पीछे पीछे बॉडी लेकर आगे बढ़ रहे थे। करीब 10 मिनट पैदल चलने के बाद हम खेत के रास्ते पर पहुंच गए तो खेत का रास्ता और भी ज़्यादा सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था। साथ ही साथ खेतों से काफ़ी रात कीड़ों की और छोटे मोटे जानवरों की आवाज़ें भी आ रही थी जो इस सुनसान माहौल को और भी ज़्यादा खौफनाक बना रही थी। अभी हम उस खौफनाक रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे थे, तभी डेड बॉडी के आगे से मेरे दोनों दोस्त एकदम से लड़खड़ा गए। शायद उनका किसी के ऊपर गड्ढे पर पैर आ गया था और डेड बॉडी एक तरफ से झुक गई। डेड बॉडी के झुकते ही हमें एक अजीब तरह की आवाज़ आई और हमें ऐसा महसूस हुआ कि मानो डेड बॉडी चल रही हो। उस आवाज़ को सुनते ही मेरे सभी दोस्तों ने एकदम से डेड बॉडी को नीचे उतारा
और दौड़कर भागने लगे। भाग भाग कर हर बार लालटेन भी गिरकर फूट गया, मगर मैं इन सब बातों को नहीं मानता था और ना ही मैं डरता था। तो मैं अकेले ही उस डेड बॉडी के पास खड़ा रहा। करीब 2-3 मिनट खड़े रहने के बाद मेरे बाकी सभी दोस्त भाग गए, मगर मेरा एक दोस्त वापस से चलकर मेरे पास आया। मगर हम दोनों की बस की बात नहीं थी कि हम दोनों उस डेड बॉडी को लेकर शमशान तक जा सकें। हम सोच में पड़ गए कि अब हम करें तो करें क्या। कुछ देर और सोच विचार करने के बाद भी जब हमें कुछ समझ नहीं आया तो मैं अपने दोस्त से कहा, अरे यार, यहाँ खड़े खड़े कुछ नहीं होगा, चल हम किसी तरह से डेड बॉडी को शमशान तक लेकर जाते हैं। उसके बाद हम दोनों ने उस डेड बॉडी को उठाकर शमशान तक ले जाने की कोशिश करने लगे, मगर वो बॉडी इतनी भारी थी कि हमारे दोनों के बस की नहीं थी। हम काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि तभी हमें पीछे से एक आवाज़ सुनाई पड़ी, रुको, मैं भी तुम लोगों की मदद करता हूँ। और इतना बोलकर एक लंबा चौड़ा आदमी हमारी तरफ आया, मगर उस आदमी ने अपने चेहरे को पूरी तरह से कंबल से ढक रखा था। हम उसके चेहरे को नहीं देख पा रहे थे कि आखिर वो आदमी है कौन। खैर, हमें इससे क्या, हमें तो बस मदद से मतलब था। उस आदमी ने कहा, तुम दोनों डेड बॉडी को आगे से पकड़ो, मैं अकेला पीछे से देख लूँगा। और वैसा ही हुआ। मैं और मेरे दोस्त ने डेड बॉडी को आगे से पकड़ा और अकेले उस आदमी ने पीछे से डेड बॉडी को उठा लिया और हम वापस से शमशान की तरफ आगे बढ़ने लगे। उस आदमी की इतनी ताकत थी कि उसने डेड बॉडी को पीछे से काफ़ी आराम से उठा कर रखा था और हम दोनों दोस्त आगे से भी उस डेड बॉडी को उठाकर लड़खड़ा रहे थे। उस आदमी की आवाज़ भी हमें थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही थी, मगर हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो आदमी है कौन। उस आदमी के चेहरे के पास इतना काला अंधेरा छाया हुआ था कि हमें उस आदमी का चेहरा ज़रा भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। खैर, चलते चलते हम शमशान के करीब पहुँचे और हमने डेड बॉडी को शमशान के पास उतारा। डेड बॉडी को उतारते ही मैंने और मेरे दोस्त ने उस आदमी से कहा, तुम दोनों यहीं खड़े रहो, मैं अभी लकड़ियों का बंदोबस्त करके आता हूँ। मैं इतना कहा ही था कि तभी अचानक काफ़ी ज़ोर से हवा चली और उस आदमी और उसने जिस चादर को ढक रखा था वो हवा के कारण उसका चादर उड़ने लगा। मैंने जैसे ही देखा तो मेरे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई, मानो मेरे पैर हाथ कँपाने लगे थे और मेरे शरीर का अंदर का खून सूखने लगा, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मुरारी काका ही थे, जिनकी अभी अभी मौत हुई थी और जिनकी डेड बॉडी को हम शमशान लेकर जा रहे थे। ये देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा दोस्त भी काफ़ी ज़ोर ज़ोर से कांप रहा था। अभी हम डर के मारे कांप ही रहे थे कि तभी मुरारी काका की आत्मा ने कहा, डरो मत बेटा, मैं तो बस तुम लोगों की मदद करने आ गया। अगर तुम दोनों ना होते तो पता नहीं मेरी डेड बॉडी के साथ क्या हुआ होता। अच्छा है, अब तुम लोग ही मेरी बॉडी का दाह संस्कार कर दो। इतना बोलकर मुरारी काका की आत्मा हवा में धुआं हो गई, जिसके बाद हम दोनों ने अच्छे तरीके से मुरारी काका की बॉडी का दाह संस्कार कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। पिछले साल की बात है। हर्षित और उसका पूरा परिवार हिमाचल की वादियों में घूमने निकले थे। वो लोग अपनी कार से जा रहे थे, तो पहले तो उनको वहां पहुंचने में तकरीबन 2 दिनों का समय लगता। पहले दिन का सफ़र लगभग ख़त्म होने को था। रात के 10 बज रहे थे तो उन लोगों ने एक होटल में रुकने का फैसला किया। उस होटल के पीछे एक शमशान था, जहां पर रात को 11 बजे के बाद जाना वर्जित था। वो लोग इतना लंबा सफ़र किए थे इसलिए थक गए थे, लेकिन हर्षित के बड़े भाई को तो घूमने का मन था। वो चाहता था कि वो उसका पूरा परिवार रोड पर घूमने के लिए चले, लेकिन हर्षित के पिता ने मना कर दिया। तो हर्षित ने अपने बड़े भाई से कहा, आप लोग जाने दीजिए, मैं और हर्षित घूम कर आते हैं। हर्षित ने भी हामी भर दी। वो दोनों रोड पर घूम रहे थे। रात के करीब 11:30 बज चुके थे।
तभी हर्षित के बड़े भाई ने कहा, अब हमें वापस चलना चाहिए। इस पर हर्षित ने भी ठीक है कहा। जब वो लोग होटल की तरफ पहुंचे तभी उन्हें पीछे वाले शमशान से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। हर्षित ने तो मना किया, लेकिन उसके बड़े भाई नहीं माने। वो बोले, नहीं, हमें चलकर देखना चाहिए कि वहाँ हो क्या रहा है। इसलिए हर्षित ने कहा, आप जाइए, मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं आपका बाहर इंतज़ार करता हूँ। हर्षित के बड़े भाई ने ठीक है कहा और फिर ये कहने के बाद वो शमशान की ओर गए। उन्हें वहाँ गए हुए बहुत समय हो गया, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आए। तो हर्षित को चिंता होने लगी। वो भी शमशान की ओर बढ़ने लगा। तभी उसे उसके बड़े भाई के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वो दौड़कर उस दिशा में गया और उसका भाई उसे मिला, लेकिन उसके कपड़े खून से सने हुए थे और उसके हाथ की कलाई कटी हुई थी। वो उसे उठाकर होटल की तरफ बढ़ रहा था। जब वो होटल पहुंचा तो सब सो रहे थे। उसने सबसे पहले माँ को उठाया और उन्हें भाई की हालत के बारे में बताया। माँ ये सब सुनते ही बहुत ज़्यादा चिंता करने लगी। तभी हर्षित की माँ ने कहा कि उसे अंदर लेकर आओ और उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही है, इसलिए वो अंदर गया। माँ ने तुरंत पापा को उठाया और भाई को हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर ने बताया कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, हमने पट्टी बांध दी है, कुछ ही देर में होश आ जाएगा। ये सुनने के बाद सबकी जान में जान आई। कुछ देर बाद जब हर्षित के बड़े भाई को होश आया तो सबने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम वहाँ पर ऐसे पड़े हुए क्यों थे और ये सब कैसे हुआ। तब हर्षित के बड़े भाई ने बताया कि मैं वहाँ इसलिए गया था क्योंकि मुझे किसी के चीखों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने इधर उधर ढूंढा। तब कुछ समय बाद पता नहीं कहाँ से अचानक मेरे सामने सफ़ेद साड़ी में एक औरत आ गई और उसे एकाएक देखकर पहले तो मैं डर गया, लेकिन उसके बाद मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और इस समय यहाँ पर क्या कर रही हो। उसने बड़ी खौफनाक आवाज़ में कहा, मैं तुम्हारी मौत हूँ। और ये सब सुनते ही मैं डर गया और वहाँ से भागने लगा। तभी वो मेरे सामने आ गई और मेरी कलाई पर किसी धारदार चीज से वार कर दिया और मैं वहीं पर गिर गया। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। ये बातें सुनकर पहले तो सब अचंभित हो गए। उसके बाद कहा कि अब हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। जैसे तैसे उन्होंने वहाँ हॉस्पिटल में ही रात बिताई। सुबह होते ही तुरंत वहाँ से निकल गए। कार में भी वो लोग एक दूसरे से ज़्यादा बोलचाल नहीं कर रहे थे। सबके दिमाग में एक ही बातें चल रही थी कि वो औरत कौन थी। तभी वो लोग एक मंदिर के सामने से गुजरे। वहाँ से गुजरने के बाद ही हर्षित के बड़े भाई की तबीयत और ख़राब हो गई। महसूस हो रहा था कि उनकी सांस में जैसे अटक रही हो। जिस हाथ में उसकी कलाई में पट्टी बंधी हुई थी वो खुद ब खुद वापस से कट गई और वो फिर से बेहोश हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, मगर बाद में एक तांत्रिक को दिखाने पर सब कुछ सही हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।